ये कहानी है अनन्या और दीपक की, जिनकी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दीपक अपनी पहली शादी की सालगिरह भूल जाता है। बस फिर क्या था, अनन्या की सहेली और एक चालाक वकील मिलकर उसके कान भरना शुरू कर देती हैं। वो उसे यकीन दिला देते हैं कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है और उसे मार डालना ही एकमात्र रास्ता है। क्या एक मामूली सी भूल की वजह से अनन्या अपने पति का कत्ल कर देगी, या ये सब एक गलतफहमी है? चलिए देखते हैं आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत एक रात से होती है जहाँ एक आदमी अपने घर वापस आ रहा था। उसे नहीं पता कि घर के अंदर कुछ औरतें उसे मारने के लिए छिपी हुई हैं। जैसे ही वो घर के अंदर आता है, वो उसके सिर पर जोर से वार करती हैं और वो खून से लथपथ होकर नीचे गिर जाता है। उसे गिरता देख वो औरतें खुद भी डर जाती है कि कहीं उन्होंने उसे मार तो नहीं दिया। घायल आदमी का नाम है दीपक और उसकी पत्नी का नाम है अनन्या। अब सीन शुरू होता है सुबह से, जहाँ अनन्या सोकर उठती है और प्यार से अपने पति को देखती है। आज 13 फरवरी है, यानी उनकी पहली शादी की सालगिरह। अनन्या बहुत खुश है और पति के उठने से पहले ही सब कुछ तैयार करने में जुट जाती है। वो केक मंगवाती है और घर को बहुत खूबसूरती से सजाती है। तभी दीपक चुपके से पीछे से आता है और उसे गले लगाकर रोमांस करने लगता है। अनन्या जब पीछे मुड़कर देखती है तो पता चलता है वहाँ कोई था ही नहीं। वो तो बस ये सब इमेजिन कर रही थी कि उसका पति दीपक उसे गले लगा रहा है। वो मन ही मन मुस्कुराती है और बेडरूम में जाती है। दीपक सोकर उठ चुका होता है। अनन्या को लगा कि वो उसे सालगिरह की बधाई देगा, पर दीपक ने बस इतना ही कहा, मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक नाश्ता तैयार करो। अनन्या को बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी, क्या ये 1 साल में ही सब कुछ भूल गया? तभी दीपक बोलता है, वहाँ जाकर देखो। अनन्या खुश हो गई कि शायद उसके लिए कोई गिफ्ट रखा होगा। वो दौड़कर जाती और पैकेट खोलती है, पर उसमें घर का राशन और सामान था। वो बेचारी फिर से उदास हो गई। दीपक तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर आता है। अनन्या उसे याद दिलाने की कोशिश करती है और ब्रेड के ऊपर जैम से 1 लिख देती है, पर दीपक फोन पर बात करने में इतना बिजी था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद अनन्या कॉफी लेकर आती है और उस पर भी 1 लिखती है, पर दीपक बिना देखे उसमें चीनी मिलाता है और पी जाता है। जब वो घर से निकलता है तो अचानक दरवाजे पर रुक जाता है। अनन्या को लगा कि अब उसे याद आ गया होगा, पर वो अपनी कोई फाइल या जरूरी चीज मांगता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। अनन्या को यकीन हो जाता है कि उसका पति अपनी पहली एनिवर्सरी पूरी तरह भूल चुका है। दूसरी तरफ दीपक रास्ते में एक वकील को फोन करता है, जिससे उसे किसी काम के सिलसिले में मिलना था, पर वकील साहब योगा सिखाने में बिजी थे और उसका फोन बार बार काट रहे थे। इसी बीच अनन्या फिर से दीपक को फोन करती है, लेकिन वो उस पर चिल्ला देता है, बार बार फोन क्यों कर रही हो, मुझे काम करने दोगी या नहीं? अब वो आदमी वकील के पास पहुंच जाता है और सबसे पूछता है कि वकील साहब कहाँ है। उसे पता चलता है जो योगा सिखा रहे हैं वही वकील है। वकील पूछता है, किस काम से आए हो? वो बताता है वो लोन के सिलसिले में आया है। वकील उसे देखकर बोलता है, तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है? वो बोलता है वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान है। वकील हंसकर बोलता है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब अपनी पत्नियों के टॉर्चर से परेशान होकर ही आए हैं। मैं उन्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि पत्नियों को हैंडल कैसे करते हैं। वो आदमी बोलता है, सच में? तो फिर मुझे भी सिखाइए। वकील बोलता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। कहानी फिर अनन्या पर आती है। दीपक के ऑफिस जाने के बाद घर की घंटी बजती है। अनन्या खुश होती है कि शायद दीपक ने कोई सरप्राइज भेजा है। अनन्या को लगा बाहर एक केक वाला खड़ा था। अनन्या को लगा ये केक दीपक ने भेजा है। तभी पड़ोस वाली दादी आती है। दादी कहती है, अरे बेटा, ये केक गलती से तुम्हारे घर आ गया। मेरे पति ने आज हमारी सालगिरह के लिए ऑर्डर किया था। अनन्या ये सुनकर और भी दुखी हो गई कि उस उम्र में भी दादाजी को सालगिरह याद है और उसका पति 1 साल में ही भूल गया। वो अपने खरीदे हुए केक पर हैप्पी शब्द को मिटा देती है और सिर्फ एनिवर्सरी लिखा रह जाता है। तभी फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अनन्या को लगा अब तो पक्का दीपक ही होगा, पर बाहर उसकी सहेली नित्या खड़ी थी। अनन्या बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया पर तुम आई नहीं, आज अचानक कैसे? नित्या बताती है कि पास के बैंक में उसका कुछ काम था, इसलिए सोचा मिलकर चली जाऊं। तभी नित्या के पास एक वकील का फोन आता है। अनन्या पूछती है, क्या हुआ? नित्या बड़ी शांति से बोलती है, मेरा और मेरे पति का डिवोर्स होने वाला है, उसी के कागजात तैयार करवा रही हूँ। अनन्या हैरान रह जाती और पूछती है, तलाक क्यों? तुम दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक था ना? नित्या कहती है, नहीं, हमारे बीच शुरू से ही सब कुछ ठीक नहीं था, और वो अपनी आप बीती सुनाने लगती है। जब नित्या अपने पति के बारे में शिकायत कर रही थी तो वो अपने पति की तुलना एक कुत्ते से करने लगी। ये सुनकर वो आदमी जो वकील की कहानी सुन रहा था हैरान होकर पूछता है, ये क्या पति को कुत्ता बोल रही है? वकील समझाता है कि इस औरत के लिए उसका पति सच में एक कुत्ता जैसा ही है। नित्या अपनी बेटों की शिकायतें सुना रही थी, जैसे
के जब उसने पूछा कि क्या वो मोटी लग रही है तो उसके पति ने हाँ बोल दिया। अनन्या उसे समझाती, अरे तुमने ही तो पूछा था। तो उसने सच ही तो कहा, पर नित्या जिद पर अड़ी थी। उसे मेरा मन रखना चाहिए था ना। फिर वो प्याज काटने और खाना बनाने जैसी छोटी बातों का भी बतंगड़ बना रही थी कि सुनने वाला आदमी जो वकील से ट्रेनिंग ले रहा था बुरी तरह चिढ़ गया। उसे लगा कि ऐसी औरत को थप्पड़ मार देना चाहिए। वकील ने उसे शांत कराया, भाई गुस्सा ठंडा करो, अगर ऐसी औरतों को झेलना है तो पहले खुद को संभालना सीखो। कहानी में वापस लौटते हैं। नित्या ने फ्रिज में देखा कि केक पर सिर्फ एनिवर्सरी लिखा है। उसने भांप लिया कि अनन्या परेशान है। उसने अनन्या के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। अगर वो आज का दिन भूल सकता है तो धीरे धीरे तुम्हें भी भूल जाएगा। पक्का उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अनन्या ने अपने पति का बचाव किया, नहीं मेरा दीपक ऐसा नहीं है। पर नित्या उसे भड़काती रही, क्या वो खाना भूलता है, क्या वो सोना भूलता है, तो फिर ये खास दिन कैसे भूल गया। तभी घंटी बजी। मंजू नाम की एक औरत अंदर आई और उसे देखकर घर में मौजूद बाकी सभी लोग हैरान रह गए। ये देखकर वो आदमी जो वकील की कहानी सुन रहा था फिर उलझ गया, इतने सारे लोग घर में कहाँ से आ गए। वकील हंसा और बोला, माफ करना, मैं कहानी में थोड़ा आगे निकल गया था, लगता है KGF का असर है। फिर वकील ने कहानी को सही जगह से शुरू किया। घंटी बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि अनन्या की नौकरानी थी। ये नौकरानी आज अनन्या की सालगिरह की वजह से खुद भी बहुत सज धज कर आई थी। घर आते ही उसने पूछा, मैडम साहब कहाँ है, केक कब काटेंगे। तब नित्या ने बताया, दीपक तो सब कुछ भूल भाल कर ऑफिस चला गया है। नौकरानी ने तुरंत मौका पाकर कहा, मैडम साहब को आपकी कोई परवाह ही नहीं है, मैंने कई बार नोट किया है। अनन्या ने उसे डांटा और कहा, चुप रहो, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर दुखी होकर अनन्या ने अपने सजीले कपड़े उतार दिए और नॉर्मल कपड़े पहन लिए। नौकरानी चाय बनाने के बहाने रसोई में गई, लेकिन कान लगाकर खड़ी हो गई कि दोनों सहेलियां क्या बात कर रही हैं। नित्या ने अनन्या से पूछा, क्या तुम्हारा पति शक में कभी तुम्हारा फोन चेक करता है। अनन्या ने ईमानदारी से कहा, नहीं, अगर मेरा फोन बजता है तो वो मुझे लाकर दे देता है। ये सुनकर नौकरानी मन ही मन सोचने लगती है, और मेरे पति को देखो, अगर किसी का फोन आ जाए तो छीन लेता है और चिल्लाता है कि फोन किसका आ रहा है। वो तो मुझ पर बहुत शक करता है। तभी नित्या ने अनन्या के दिमाग में एक और उल्टी बात डाल दी। उसने कहा, देखो, जो इंसान प्यार करता है वही शक करता है। अगर तुम्हारा पति तुम पर शक नहीं करता, इसका मतलब है कि उसे तुमसे कोई खास लगाव है नहीं। अनन्या सोच में पड़ गई, क्या सच में दीपक मुझे उतना प्यार नहीं करता। इधर नौकरानी खुश हो गई कि उसका पति उस पर शक करता है, मतलब वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तभी नौकरानी अनन्या के पास आई और बोली, मैडम आपको अपनी पति की असलियत नहीं पता, मैं बताती हूँ कि उस दिन साहब ने क्या किया था। और वो एक ऐसी बात बताने लगी जिससे अनन्या के होश उड़ गए। नौकरानी ने कहानी शुरू की, मैडम मुझे याद है जब आप एक बार साहब के पास गई थी और कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, चलो सिनेमा चलते हैं। तब साहब ने आपको डांट कर भगा दिया और कहा कि मुझे बहुत काम है, यहाँ से जाओ। अनन्या ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। जब नित्या ने नौकरानी से पूछा, फिर क्या हुआ था, तब अनन्या ने सही बात बताई। मैंने उनसे सिनेमा चलने को कहा था तो उन्होंने बस प्यार से मना कर दिया और कहा था कि ज्यादा काम है, किसी और दिन चलेंगे। पर नौकरानी अपनी बात पर अड़ी थी। मैडम आपको लग रहा है कि उन्होंने प्यार से बोला, पर मुझे तो डांट जैसा लग रहा था। फिर नौकरानी ने एक और घटना बताई। एक बार जब घर पर दीपक के ऑफिस के दोस्त आए थे तो आप उनके पास बैठ गई थी। तब दीपक ने आपको बुरी तरह घूरा और कहा, आदमियों के बीच तुम्हारा क्या काम है, जाओ यहाँ से। अनन्या ने इस पर भी सफाई दी, नहीं नित्या ऐसा नहीं था, असल में वो लोग काम की बातें कर रहे थे। तो दीपक ने मुझे प्यार से कहा था कि हमें काम खत्म करने में देरी होगी, तुम जाकर आराम करो। अनन्या हर बात पर अपने पति का बचाव कर रही थी, लेकिन नौकरानी और नित्या मिलकर उसके मन में शक के बीज बोने लगते हैं। तभी फिर से घंटी बजती है। नौकरानी ने दरवाजा खोला तो बाहर पड़ोस वाली आंटी खड़ी थी। तभी हमें नौकरानी और उस आंटी के बीच का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में आंटी ने इस नौकरानी से अपने घर काम करने को कहा था और 500 रुपए देने को बोला था। नौकरानी ने आंटी को सुना दिया था, 500 रुपए, 5000 से कम में तो मैं हाथ भी नहीं लगाती, आप इतनी कंजूस क्यों है। और वो आंटी से लड़कर वहां से निकल आई। नौकरानी और पड़ोस वाली आंटी के बीच पहले से ही अनबन चल रही थी। आंटी चीनी मांगने के बहाने घर पर आ गई थी। अनन्या को देखते ही आंटी ने पूछा, आज तुम्हारी एनिवर्सरी है ना, तुम्हारे पति कहाँ है, सेलिब्रेशन नहीं होगा क्या। अनन्या ने उन लोगों को साथ हो रही सारी बातें आंटी को बता दी। वो आंटी तो वैसे भी गपशप फैलाने में बहुत मशहूर थी, सो उसने भी आग में घी डालना शुरू कर दिया। उसने भी बोल दिया, बेटा मुझे तो पहले दिन से ही तुम्हारे पति पर शक था,
उसे तुमसे जरा भी प्यार नहीं है। जब अनन्या ने सबूत मांगा तो आंटी बोली, जब तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी तब तुम्हारा पति घर में कई लड़कियों को लेकर आता था और पूरी रात पार्टी करता था। मैंने उन लड़कियों से बात करने की कोशिश की लेकिन उनका चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं था। तुम्हारा पति पक्का तुम्हें धोखा दे रहा है। अनन्या ने फिर बचाव किया, नहीं आंटी, शायद वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होंगे, कुछ गलत नहीं हुआ। आंटी ने मजाक किया, बाहर से हर मर्द शरीफ होने का नाटक करता है, अंदर से सब चोर होते हैं। मेरे पति को देखो, वो भी जवानी में आवारा थे, मैंने ही उन्हें सुधारा है। मेरी मानो वो तुम्हें चीट कर रहा है, उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि अनन्या की छोटी बहन वहां जाती है। वो खुशी खुशी शराब की बोतल लेकर आई थी कि आज जीजा जी और दीदी की एनिवर्सरी मनाएंगे, लेकिन जब उसने देखा कि सब औरतें रो रही हैं तो उसने पूछा क्या हुआ। सबने मिलकर उसे बताया, तुम्हारे जीजा जी को तुम्हारी दीदी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो एनिवर्सरी भूल गए, उनका दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर है। बहन को तो जैसे एक मौका मिल गया, उसने तुरंत कहा, दीदी ये सच बोल रहे हैं, अगर जीजा जी आपको धोखा दे रहे हैं तो आप उनके साथ क्यों रह रही हैं, उन्हें डिवोर्स दे दीजिए। बहन का कैरेक्टर ये था कि वो अक्सर बॉयफ्रेंड बदलती रहती थी। अभी भी उसका किसी से ब्रेकअप हुआ था तो वो फोन पर उसे खरी खोटी सुना रही थी। वो अनन्या को कमरे में ले गई और उसे बरगलाने लगी, दीदी ये लोग सही बोल रहे हैं, आप उन्हें डिवोर्स दे दो। अनन्या जो अब तक अपने पति दीपक का सपोर्ट कर रही थी, अब खुद भी सोचने पर मजबूर हो गई, क्या सच में दीपक मुझे धोखा दे रहा है। तभी घर की घंटी बजी और मंजू नाम की एक औरत अंदर आती है। ये वही कैरेक्टर है जिसे हमने फिल्म के इंट्रो में देखा था। सब हैरान होकर पूछते हैं, तुम कौन हो। मंजू बोलती है, मैं एक वकील हूँ और डिवोर्स के मामले सुलझाने आई हूँ। सबने सोचा कि शायद आंटी ने फोन किया होगा पर आंटी ने मना कर दिया। मंजू सीधे अंदर आती और पूछती है, तलाक किसे चाहिए, सामने आओ। वो मजाक में अनन्या की बहन को टोकती है कि तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई होगी। फिर वो सीधे अनन्या की तरफ इशारा करती है और बोलती है, तलाक की तो जरूरत इसे है। सब उसकी काबिलियत देखकर दंग रह जाते हैं। मंजू बोलती है, तलाक लेना तो 10 साल पुराना ट्रेंड है, पति से अलग होना ही है तो उसे क्यों ना मार दिया जाए। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। सब लड़कियां साइड जाकर सलाह लेती हैं, हम तो तलाक की बात करने आए थे, ये तो मर्डर की बात कर रही है। अनन्या भी बोलती है कि उसे मर्डर नहीं चाहिए, बस तलाक ही काफी है। लेकिन मंजू उन्हें डराती है कि डिवोर्स की प्रक्रिया बहुत लंबी है और बहुत परेशान करेगी। वो कहती है, मैंने कितनों की मदद की है, सब संभाल लूंगी। अनन्या का मन अभी भी नहीं मान रहा था। तब मंजू ने उसके कान भरने शुरू किए। उसने पूछा कि प्रॉपर्टी किसके नाम है। जब अनन्या ने कहा कि दीपक के नाम पर, तो मंजू ने कहा, देख लो सब अपने नाम कर लिया। उसने पूछा कि इंश्योरेंस में नॉमिनी कौन है। जब पता चला कि दीपक का नाम है तो मंजू ने कहा, इसका मतलब वो चाहता है कि तुम्हारे मरने पर सारा पैसा उसे मिले। उसी वक्त अनन्या के फोन पर मैसेज आता है कि जॉइंट अकाउंट से दीपक ने 5 लाख रुपए निकाले हैं। मंजू तुरंत बोली, 5 लाख का क्या काम, पक्का किसी और औरत पर खर्चा कर रहा है वो। मंजू ने अनन्या को पूरी तरह डराते हुए कहा, अगर तुमने आज अपने पति को नहीं मारा तो यकीन मानो बहुत जल्द तुम्हारा पति तुम्हें मार डालेगा। आजकल के मर्द शादी के बाद तुरंत भारी भरकम इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि पत्नी को मारकर सारा पैसा हड़प सकें। तुम्हारा पति भी वही प्लान बना रहा होगा। अनन्या पूरी तरह घबरा गई। उसे लगा कि उसका पति सच में उसे मारने की साजिश रच रहा होगा। मंजू ने अनन्या को उकसाया, इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे तुम उसे खत्म कर दो। अनन्या अपनी बात पर अड़ी रही, आप कुछ भी कहें, मुझे दीपक पर भरोसा है, वो ऐसा नहीं है। तब मंजू ने कहा, ठीक है, मैं इसी घर में तुम्हें सबूत ढूंढकर दिखाती हूँ। मंजू पूरे घर का मुआयना करने लगी और घर में लगे सीसीटीवी कैमरास के पास जाकर रुकी। उसने पूछा, ये कैमरास यहाँ क्या कर रहे हैं। अंजू ने कहा, सिक्योरिटी के लिए है। मंजू बोली, सुरक्षा के लिए बाहर का कैमरा काफी था, घर के अंदर कैमरा का मतलब है कि वो तुम पर नजर रख रहा है और तुम पर शक करता है। फिर मंजू को वहाँ कुछ किताबें मिली। उसने एक किताब उठाई जिसका नाम था हाउ टू किल माई पार्टनर। मंजू चिल्लाई, देखो वो तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है तभी ऐसी किताबें पढ़ रहा है। अनन्या ने सफाई दी कि ये तो बस एक क्राइम थ्रिलर बुक है, पर मंजू और बाकी औरतों ने उसे इतना डरा दिया कि अनन्या का भरोसा डगमगाने लगा। मंजू ने एक तरकीब निकाली। उसने सबको कागज की पर्चियां दी और कहा, सब अपना फैसला लिखो, तलाक या मौत, जिसके वोट ज्यादा होंगे वही किया जाएगा। सबने छिपकर पर्चियां लिखी और भगवान की मूर्ति के सामने रख दी। मंजू ने पहली पर्ची खोली, उस पर लिखा था, उसे मार दो। दूसरी, तीसरी और चौथी पर्ची पर भी यही लिखा था। सिर्फ अनन्या और पड़ोस वाली आंटी ने तलाक लिखा था, बाकी सब ने मौत का ही फैसला सुनाया। मंजू बोली, देखो सबका यही मानना है कि उसे मार देना ही सही है। मंजू ने अपनी बातों के जाल में अनन्या को ऐसा फंसाया कि आखिरकार वो भी अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही सब मर्डर की प्लानिंग करने के लिए सोफे पर बैठे, मंजू ने अनन्या को किसी और नाम से पुकारा। अनन्या ने कहा, मेरा नाम अनन्या है। मंजू चौंक गई, अनन्या, और तुम्हारे पति का नाम? अनन्या बोली, दीपक। मंजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, ये घर का नंबर 203 ही है ना? अनन्या ने कहा, नहीं, ये 103 है।
मंजू सिर पकड़कर बैठ गई। वो गलत घर में आ गई थी। उसे जिस विघ्नेश को मारने की सुपारी मिली थी और उसकी पत्नी से मिलना था वो तो 203 में रहते हैं। मंजू तुरंत अपना बैग उठाकर भागने लगी और बोली, जो भी मैंने कहा उसे भूल जाओ, मुझे जाना होगा। लेकिन बाकी औरतें और अनन्या की बहन उसे रोकने लगी। वो बोली, भले ही आप गलत घर में आ गई हो पर आपने जो बात बताई वो तो सच ही होंगी, अब तो मर्डर होकर ही रहेगा। मंजू परेशान होकर बोली, अरे मुझे इस घर से कोई फीस भी तो नहीं मिलेगी। सबने मंजू को समझाया कि फीस की चिंता मत करो, अनन्या तुम्हें पैसे दे देगी। अनन्या भी इस बात के लिए तैयार हो गई। अब मंजू को एक नया काम मिल गया था। वो घर से बाहर जाकर किसी को फोन करती है। असल में वो सपना नाम की एक औरत को फोन कर रही थी। मंजू उसे बोलती है, मैं अब दूसरे काम में फंसी हूँ, जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारे पति विघ्नेश से तुम्हारा तलाक दिलवा दूंगी। यहाँ कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। जो आदमी वकील के पास बैठा था, जो कहानी सुन रहा था, उसका नाम ही विघ्नेश है और सपना उसकी पत्नी है। वो डर के मारे कांपने लगा और बोला, सर वो मेरा ही घर है, मेरी पत्नी पक्का मुझे मरवाने का प्लान बना रही है। अच्छा हुआ मुझे पहले ही पता चल गया, अब मैं अपनी जान बचा लूंगा। अब वापस कहानी पे आते हैं। घर के अंदर औरतें मंजू से पूछती हैं कि दीपक को कैसे मारना है। मंजू बोलती है, तरीका तुम सोचो, मैं तो बस मदद करूंगी। सब औरतें इंटरनेट पर मर्डर करने के तरीके ढूंढने लगती हैं। कोई कहता है चेहरे पर मिर्च डाल देंगे तो कोई कुछ और, लेकिन मंजू बोलती है हमें उसे ऐसे मारना है कि इल्जाम हम पर ना आए। इसे हम सेल्फ डिफेंस का नाम दे देंगे। मंजू ने एक प्लान बनाया, जब दीपक घर आए तो नौकरानी रोने का नाटक करे और कहे कि साहब ने उसके साथ बदतमीजी की है, इस पर झगड़ा होगा और सब मिलकर उसे मार देंगे। पर नौकरानी डर गई और उसने मना कर दिया। तब मंजू ने दूसरा आसान प्लान दिया, जैसे ही दीपक घर आए तुम उस पर दूसरी औरतों के नाम लेकर चिल्लाना, पूछना कि ये सरोज कौन है, श्वेता कौन है। वो चिढ़ जाएगा, तुम पर हाथ उठाएगा। जैसे ही तुम्हें वो मारे तुम बोतल उठाकर उसके सिर पर मार देना। बाद में हम कह देंगे कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार दिया। दीपक के आने का समय हो गया था, इसलिए मंजू ने घर में ही रिहर्सल शुरू करवा दी। एक औरत दीपक बनी और अनन्या को सिखाया गया कि उसे कैसे और कब हमला करना है। अनन्या बहुत डरी हुई थी पर सब उसे हिम्मत दे रहे थे। तभी बाहर दीपक की गाड़ी की आवाज आई। मंजू और बाकी सभी औरतें छिप गईं। दीपक थका हुआ घर के अंदर आया और अनन्या को देखकर पूछा, अरे तुम इतनी थकी हुई परेशान लग रही हो, क्या हुआ? अनन्या ने हिम्मत जुटाई और दीपक से पूछा, सरोज के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है और श्वेता कौन है? दीपक ये सुनकर चौंक गया, क्या हुआ है तुम्हें? ये दोनों तो हमारी शादी में आई थी और तुमने खुद उनसे बात किया था। अनन्या को समझ नहीं आया कि वो कैसे झगड़ा करे, क्योंकि दीपक तो लड़ ही नहीं रहा था। पास छिपकर बैठी औरतें उसे इशारा करने लगी, अरे बोतल उठा और मार। लेकिन अनन्या का हाथ कांप रहा था और दीपक के साथ बिताए उसे प्यारे पल याद आ रहे थे। वो सोचने लगी कि उसका पति इतना बुरा नहीं हो सकता। तभी बाकी औरतें खुद ही हथियार लेकर बाहर आ गई। उन्हें लगा कि अनन्या कुछ कर नहीं पाएगी, इसलिए वो खुद ही दीपक पर हमला करने वाली थी। अनन्या अपने पति को बचाने के लिए उन्हें धक्का दे दिया। धक्का लगते ही दीपक अलमारी से टकरा गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी और वो धड़ाम से नीचे गिरा। साथ ही एक छोटा डिब्बा भी गिरा। सब डर गए कि कहीं दीपक मर तो नहीं गया। तभी मंजू, जो सब कुछ हैंडल करने वाली थी, उसे कोई जरूरी फोन आया और वो मौका देकर वहां से भाग निकली। तभी दीपक को होश आया। उसे हल्की चोट लगी थी। उसने सब औरतों को वहां खड़ा देखकर पूछा, तुम यहाँ सब क्या कर रही हो? किसी तरह सबने बात संभाली। आज एनिवर्सरी है ना, इसलिए सेलिब्रेट करने आ गए। दीपक को एनिवर्सरी याद आई और उसने जेब से एक डायमंड रिंग निकाली। अनन्या ये देखकर दंग रह गई। उसने पूछा, तुमने सुबह विश क्यों नहीं किया? तुम तो भूल गए थे। दीपक मुस्कुराया, मैं कैसे भूल सकता था, हमारी शादी तो 14 तारीख को ही थी, बस कार्ड पर गलती से 13 छप गया। आज ही हमारी असली एनिवर्सरी है, इसलिए मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। उसने वही 5 लाख रुपए रिंग खरीदने के लिए निकाले थे। ये देखकर अनन्या को अपनी सहेलियों और मंजू पर काफी गुस्सा आया, जिन्होंने उसे इतना भड़काया था। उसने उन सबको घर से बाहर निकाल दिया और अनन्या ने दीपक को गले लगा लिया। इधर ये कहानी सुन रहे विघ्नेश ने राहत की सांस ली। उसने वकील से पूछा, शुक्र है दीपक ने सब संभाल लिया, पर उसे ये सब करने का आइडिया किसने दिया? वकील ने हंसते हुए कहा, जब दीपक ने मुझे फोन किया कि वो उलझन में है, तो मैंने ही उसे ये आइडिया दिया था कि अपनी पत्नी के साथ ऐसा करो ताकि वो कंफ्यूज हो जाए और मामला सुलझ जाए। इसलिए मुझे ये पूरी कहानी पता है। विघ्नेश खुश हो गया। अच्छा हुआ मैं आपसे मिलने आ गया, वरना अगर मेरी पत्नी सपना उस मंजू के चक्कर में पड़ जाती तो मेरा तो काम ही तमाम हो जाता। अब मुझे समझ आ गया है कि अपनी पत्नी को कैसे हैंडल करना है। खैर, कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।